मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी का आपके सामने, इससे संबंधित आपके सामने जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने टॉप 10 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। साथ के साथ आपका कंप्लीट जो सिलेबस है उसका रिवीजन करवाऊंगा और साथ के साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कि आपका एग्जाम है वो किस तरीके से रहेगा, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो एक कंप्लीट क्लास होने वाली है, कंप्लीट ओवरव्यू आपको हर चीज के बारे में मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। जो बच्चा 40,000 सब्सक्राइबर का, कितने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा, जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में नोट्स और पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से जाकर खरीद सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन आपकी क्लास को। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो पेपर है ये लगभग 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा भाई? 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलता है। इसमें आपके सामने रेगुलर और जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं इनके लिए अलग अलग नंबर का पेपर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी लगते हैं। ज्योग्राफी का होता है तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी देखने को मिलते हैं। जो आपकी कॉलेज है उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है, एग्जाम पैटर्न दे रखा है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका पेपर 2 भागों में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के लिए, 2 भागों में आपका पेपर देखने को मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी जिसको बोलते हैं। जिसमें से आपके सामने सबसे पहले आता है पार्ट ए। चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलेगा? सबसे पहले आएगा पार्ट ए, जिसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? 10% देखने को मिलेंगे, 10 के 10% वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपको 20 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं? 20 नंबर आपको, 20 मार्क्स इसमें से आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलता है। शब्द सीमा की बात करूं तो 30 शब्दों में, कितने शब्दों में? 30 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। 30 शब्दों का अर्थ है लगभग आपके सामने 2 से 3 लाइनों के बीच में सॉल्यूशन बनाना। कितने लाइन में? 2 से 3 लाइनों के बीच में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। सबसे जरूरी बात यह है। मुझे उम्मीद आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर अगले वाले की बात करें, चाहे आप अगले वाला आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। उस प्रत्येक यूनिट से, जैसे आपके सामने यूनिट वाइज बात करें तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सी? यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे आपके सामने 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और इसमें से जो आपको पसंद आए वो 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? कोई 4 प्रश्न जो आपको अच्छे से पसंद आए वो 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होते हैं। इन 4 प्रश्नों की बात करूं, इन 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 300 शब्दों में बनाना होता है। 300 शब्दों का अर्थ होता है आपके सामने लगभग 3 पेज। कितने पेज? 3 पेज। 3 पेज का अर्थ होता है आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आगे पीछे का आपको भरना होता है। लगभग आपके सामने जो 3 पेज है वो भरने होते हैं। 3 पेजों का आपको सॉल्यूशन इसमें बनाना होता है। समझ में आ गया? इस हिसाब से आपके सामने आपका तो जो रेगुलर वाले विद्यार्थी इनका तो 80 नंबर का पेपर होगा और नॉन कॉलेज वालों का 100 नंबर का होगा। पैटर्न सेम रहेगा, बस नंबर आगे पीछे रहते हैं। पास होने के लिए रेगुलर वाले विद्यार्थियों को 32 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं? 32 नंबर लाने होते हैं। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को 40 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं भाई? 40 नंबर आपके सामने लाने होते हैं। समझ में आ गया? तो नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों तो आप 40 नंबर लेकर आने होंगे आपको पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों को मात्र 20-32 नंबर आपको पास होने के लिए लेकर आने होते हैं। समझ में आ गया? ये था आपका एग्जाम पैटर्न। क्या था? एग्जाम पैटर्न, कि आपका जो एग्जाम में, जो परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएंगे उनको किस तरीके से करना होता है। एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहां पर जो 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें भाई मैप प्लस आपके सामने एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? मैप प्लस एमसीक्यू। समझ में आ गया आपको?
मैप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अधिकतर आपके जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैप भी तैयार कर लेना। चलिए सबसे पहले आपके सामने अब सिलेबस की बात करें, आपके जो एग्जाम है उसके अंदर जो सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। पहला है मानव भूगोल। मानव भूगोल की आपके सामने डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है मानव भूगोल की उसके बारे में बताना है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसे होती है, उसका स्कोप एंड प्रिंसिपल, उसका आपके सामने कौन सा क्षेत्र होता है और उसके कुछ कौन से प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्या है, आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उससे संबंधित सारी चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे उसकी स्कोप हो गया, चाहे उसकी डेफिनेशन हो गई, चाहे उसका नेचर हो गया, सब कुछ देखने को मिलता है। साथ के साथ उसकी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब उसका अन्य सब्जेक्टों के साथ, जो मानव भूगोल है उसका अर्थशास्त्र के साथ, अन्य विषयों के साथ उसकी क्या आपके सामने संबंध होते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पहले वाला सिलेबस। दूसरे वाला कल्चरल लैंडस्केप, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आपको क्या है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्या है आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना आपके सामने, उसकी ह्यूमन ज्योग्राफी के आपके सामने संस्कृति से कैसा लेन देन रहता है, कैसे संस्कृति से उसका जुड़ाव रहता है, उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है मानव प्रकृति का संबंध, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, और मानव भूगोल में आपके सामने भूगोल है तो प्रकृति की बात होगी, और ह्यूमन है मतलब मनुष्य की बात हो रही है, मानव हो रही है, तो मानव और प्रकृति दोनों आपस में कैसे संबंध करके उनके रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे प्रकृति मानव पर निर्भर करती है और मानव कैसे प्रकृति पर निर्भर करता है, उससे संबंधित आपके सामने कॉन्सेप्ट बताने हैं। और इनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहले वाला है निश्चयवाद। कौन से वाला सिद्धांत, निश्चयवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, निश्चयवाद का सिद्धांत। दूसरे वाला सिद्धांत होता है संभववाद का। कौन सा होता है, संभववाद का सिद्धांत देखने को मिलता है, पॉसिबिलिज्म का। और तीसरे वाला सिद्धांत होता है नव निश्चयवाद का। कौन सा होता है, नव निश्चयवाद का सिद्धांत। यह आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत देखने को मिलते हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, 3 आपके सामने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने 3 पॉइंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, उसकी कल्चरल चीजें से पे कैसे डिपेंड करती है, और मानव का आपके सामने प्रकृति के साथ कैसा संबंध होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन पे ये चीजें डिपेंड करती है। समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति, विषय, क्षेत्र व सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो मानव भूगोल है, जो मानव भूगोल है उसकी परिभाषा देनी है। क्या करनी है, उसकी परिभाषा देनी है आपको, उसके बारे में बताना है। परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। क्या बताना है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, कैसे वो नेचर से जुड़ी रहती है, उसका विषय क्षेत्र, उसका आपके सामने कौन सा सब्जेक्ट से आपके सामने वो जुड़ी रहती है, और उसके प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, मानव प्रकृति के संबंध में निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखो एक प्रश्न आएगा इसमें से, अगर आपको ये जो प्रश्न देखने को मिलेगा उसमें क्या तो निश्चयवाद पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या तो निश्चयवाद पूछेगा आपसे, क्या आपसे संभववाद पूछेगा, और क्या आपसे नव निश्चयवाद पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, नव निश्चयवाद क्या होता है। ऐसे आपके सामने 3 में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपसे जरूर से पूछा जा सकता है। मानव प्रकृति के संबंध में निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है, उसके तुलनात्मक अध्ययन करना है। कंपेयर द डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड द न्यू डिटरमिनिज्म इन द रिलेशन विद द मैन नेचर रिलेशन। प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति का जो आपके सामने रिश्ता रहता है, उसमें डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटरमिनिज्म का क्या सिद्धांत होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, सांस्कृतिक भूप्रदेश की अवधारणा में मानव भूगोल उसके महत्व के बारे में बताइए। तो कैसे कल्चरल लैंडस्केप,
कैसे मनुष्य का, कैसे देखो अपने कल्चरल लैंडस्केप क्या रहता है, जैसे अपन राजस्थान है, अपने यहाँ पर खेजड़ी को बचाने का अपना बहुत खेजड़ी के प्रति अपना बहुत लगाव रहता है। दूसरी चीज की बात करें, अपन आप कहीं पर भी जाओगे राजस्थान में, हर जगह आपको प्याऊ देखने को मिलेगी। प्याऊ क्या होती है, पानी को आपके सामने पानी की एक टंकी बना दी जाती है सार्वजनिक, जहां पर कोई भी पानी पी सकता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। हमारे यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा हो गई, तुलसी की पूजा हो गई, पानी को बचाने के जैसे अलग अलग जो माध्यम होते हैं, जैसे हमने बावड़ियां बनाई, हमने तालाब, कुएं, जोहर जैसी चीजें हमारे हर गांव में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है हमारे यहाँ पर। तो यही है कि सांस्कृतिक परिदृश्य में आपके सामने मानव भूगोल का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताना है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपके सामने क्या कल्चरल लैंडस्केप होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, अच्छे वाले प्रश्न है भाई, सारे के सारे यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बता दिए। अब अपन जो यूनिट नंबर सेकंड क्या है, जो आपके सामने जो यूनिट नंबर सेकंड है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, अच्छे से कर लेना। पहले वाले प्रश्न की बात करें, सांस्कृतिक प्रदेश की जनजातियां, कल्चरल रीजन्स एंड पॉपुलेशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है रेस एंड कल्चर का। कल्चरल रीजन्स, सांस्कृतिक प्रदेश, जो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेश है, जैसे लद्दाख की अलग सभ्यता है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, नॉर्थ इंडिया की अलग मिलेगी, साउथ इंडिया की अलग मिलेगी, राजस्थान, यूपी, बिहार, जहां पर जाओगे वहां का कल्चर अलग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वहां का कल्चर और ट्रेडिशन आपको अलग देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग प्रकार की जो रेस होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती है, क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उसके बारे में बताना है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रिप टेलर क्लासिफिकेशन, इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत हैं, वर्गीकरण के सिद्धांत हैं, और उसमें ग्रिप टेलर क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ग्रिप टेलर का जो आपके सामने क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वाला ग्लोबल ट्राइब, तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो ट्राइब होती हैं, जो प्रसिद्ध आपके सामने ट्राइब मतलब प्रसिद्ध जनजातियां हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। यहां पर सबसे पहले विश्व की प्रसिद्ध जनजातियों में एस्किमो जनजाति, कौन सी? एस्किमो जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। बुशमैन जनजाति, कौन सी जनजाति भाई? बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति है ना। आपके सामने संथाल जनजाति, नागा जनजाति व भील जनजाति, अलग अलग प्रकार की। अब इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं मैं, एक इसमें जो अलग अलग प्रश्न देखने को मिलता है, बुशमैन जनजाति वाला काफी बार प्रश्न आता है, और नागा व भील जनजाति वाला प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने जो टॉपिक होते हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगले वाला डेमोग्राफिक से संबंधित, जनसंख्या की रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का, विश्व की जनसंख्या का धार्मिक तथा भाषाई संरचना। तो पूरी दुनिया के अंदर भाई अपन राजस्थान में देख लो, मारवाड़ में अलग भाषा है, मेवाड़ की अलग भाषा, शेखावाटी की अलग भाषा, हाड़ौती की अलग है, डुडाती की अलग भाषा है। राजस्थान के अंदर ही अलग अलग, मारवाड़ी में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। पूरे भारत की बात करें तो अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया? तो जनसंख्या के हिसाब से कैसे भाषाएं बटी रहती हैं, कैसे धर्म बटे रहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये 3 टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। प्रश्नों की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, पहला यूनिट नंबर जो सेकंड का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के प्रजातीय वर्गीकरण का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या करना है? जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन है? जो ग्रिफिथ टेलर हैं, उनका आपके सामने प्रजातियों के प्रति कैसे आलोचनात्मक विवेचना करनी है आपको। क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रिफिथ टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो रेस देखने को, अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां देखने को मिलती हैं, उसके प्रति ग्रिफिथ टेलर का क्या क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एस्किमो, बुशमैन, भील जनजातियों के जीवन व सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है? एस्किमो, एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और आपके सामने भील जनजाति। तो इन सब जनजातियों के जीवन और उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, उनका कैसा जनजीवन है, वो कैसा जीवन जीते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिस्क्राइब द लाइफ एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्किमो, बुशमैन एंड भील ट्राइब।
क्या बताना है, डिस्क्राइब करना है कैसी जिंदगी है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एस्किमो, बुशमैन और फील्ड ट्राइब्स के। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, विश्व की जनसंख्या, धार्मिक व भाषाई संरचना का विश्लेषण कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या के हिसाब से धर्म बटे हुए हैं, क्या है, जनसंख्या के हिसाब से धर्म बटे हुए हैं, तो उनका बताना है। और भाषा के आधार पे, किसके आधार पे, भाषा के आधार पे जो संरचना देखने को मिलती है उसका विश्लेषण करना है। एनालाइज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना भाई तीनों के तीनों प्रश्नों को। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, जहां पे आपको विश्व जनसंख्या गतिशीलता, वर्ल्ड पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की जनसंख्या है वो कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। पहले वाला प्रश्न है, जो पहले वाला प्रश्न है आपके जो यूनिट नंबर 3 है उसके सिलेबस का पहला पॉइंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी। तो जनसंख्या के जितने भी जो पहलू होते हैं कि जनसंख्या की ग्रोथ कैसे होती है, क्या होती है, जनसंख्या होती है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसमें आपके सामने बढ़त कैसे होती है उसके बारे में बताना है। जनसंख्या का आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। जनसंख्या घनत्व क्या होती है, जनसंख्या का डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में बताना है। जनसंख्या में आपके सामने जो सेक्स रेशियो होता है उसके बारे में बताना है। और आपके सामने जो लिटरेसी होती है उसके बारे में बताना है। एक एक बताऊंगा। ग्रोथ मतलब आपके सामने जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जनसंख्या अलग अलग जगह फैली हुई है। बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, पटना में जाओगे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जैसलमेर में जाओगे बिल्कुल कम जनसंख्या होती है ना। घनत्व है, लिंगानुपात, कितने आपके सामने पुरुष हैं महिलाओं के अनुपात में, और साक्षरता, पुरुषों की और महिलाओं की कितनी साक्षरता है, ये जो अलग अलग मापदंड है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अगले वाला है पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या का सिद्धांत। सबसे इसमें अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, उसमें पहला है मोल्स का सिद्धांत। मोल्स का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिद्धांत समझ में आ गया, मोल्स का सिद्धांत। अगले वाला है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत। ये तो अलग अलग प्रकार के 2 सिद्धांत है। अगले वाला तीसरा है HDI, मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भी आपको पढ़ना होता है आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपकी एग्जाम का। चलिए यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विश्व जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, उसका वितरण कैसा और उसका घनत्व कैसा, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका घनत्व कैसा, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। एनालाइज द फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे फैली है उसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, मोल्स के जनसंख्या सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो मोल्स हैं, कौन है, जो मोल्स हैं उनके जनसंख्या सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, मानव विकास सूचकांक का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। क्या करना है, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्या बताना है, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और क्या बताना आपको, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तीनों चीजों के बारे में बताना है। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और आपके सामने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। यूनिट नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट नंबर 4 की बात करें जहां पर प्रवास व नगरीकरण से संबंधित है, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन मूवमेंट से संबंधित प्रश्न है। पहला है माइग्रेशन, पहला है माइग्रेशन या प्रवासन, समझ में आ गया। माइग्रेशन के फैक्टर कितने प्रकार, कितने कारक होते हैं, कितना टाइप के और कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो आपके सामने माइग्रेशन होते हैं उसके पीछे क्या कारक होते हैं, उसके क्या कारण और परिणाम होते हैं। ग्रिफिथ टेलर का जो जोनल माइग्रेशन थ्योरी बताना है, ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वाले टॉपिक है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, पूरी दुनिया की विश्व नगरीकरण क्या होता है, क्या होता है,
विश्व नगरीकरण क्या होता है उसके बारे में बताना आपको, और उसकी प्रकृति व प्रारूप क्या होता है, और क्या बताना आपको, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है और उसका प्रारूप क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो नगरीकरण के बारे में भी आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन बताना है और नगरीकरण के बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, सेटलमेंट टाइप एंड पैटर्न्स, मतलब आवास के प्रकार व प्रतिरूपण, कितने आवास के प्रकार होते हैं, किस्टलर के जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में आपको बताना। तो ये 3 टाइप के आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के टॉपिक है भाई जिसमें आपको एग्जाम में करके आने होते हैं। प्रश्नों की बात करें, पहले वाला प्रश्न है इसमें, प्रवासन के कारणों, प्रकार और परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो प्रवासन होता है, माइग्रेशन होता है, वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उसके पीछे कारणों को बताना है, प्रकार और परिणामों के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द कोज, टाइप एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, क्या क्या कोज होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बारे में बताना है। विश्व नगरीकरण की प्रवृत्ति और प्रारूपों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द ट्रेंड्स पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी विश्व के अंदर नगरीकरण कैसे देखने को मिलता है। किस्टलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। क्रिटिकली एग्जामिन द किस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम में जरूर से करके आना है। अच्छे से इन सब प्रश्नों को पढ़ लेना, एग्जाम में जरूर से पढ़ के आ जाना। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, जरूर से